पिछले वीडियो के एंड में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल एजुकेशन के जो 5 एस्पेक्ट हैं जो अरविंद घोष की एजुकेशन फिलॉसफी के आधार स्तंभ हैं उनके बारे में। फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल। ये इंटीग्रल जो था वो इसलिए था क्योंकि इसमें पांचों एस्पेक्ट को इंटीग्रेट किया गया था। साथ ही ये जो इंटीग्रल इसलिए भी था क्योंकि इसका जो फोकस था वो सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं था। इंडिविजुअल, नेशन और ह्यूमैनिटी, व्यक्ति, राष्ट्र और मानवता, ये तीनों को इंटीग्रेट करता हुआ ये करने वाली ये फिलॉसफी थी। इसमें जो ये इंटीग्रल इसलिए भी था क्योंकि ट्रुथ के जो 4 एस्पेक्ट हैं, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य, इसको भी इंटीग्रेट किया गया था। और इसके जो व्हीकल्स हैं, लव, नॉलेज, पावर और ब्यूटी के, लव के लिए जो साइकिक एस्पेक्ट है, नॉलेज के लिए माइंड, पावर के लिए जो वाइटल डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है, और फिजिकल ब्यूटी के लिए जो फिजिकल बॉडी का जो एस्पेक्ट है वो उसमें कवर हो रहा है। तो ये इंटीग्रल कई अर्थों में था और जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिविजुअल, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी को इंटीग्रेट करता था, तो कई अर्थों में इंटीग्रल था। 5 एस्पेक्ट्स का इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल, व्यक्ति और राष्ट्र और समाज का इंटीग्रेशन, जो वैल्यूज़ हैं उनका इंटीग्रेशन, जो व्हीकल्स हैं उनका इंटीग्रेशन, इसीलिए उनको हम इंटीग्रल एजुकेशन कहते थे। अब इंटीग्रल एजुकेशन के लिए इंटीग्रल स्कूल की कल्पना थी। जो स्कूल इंटीग्रल एजुकेशन प्रोवाइड करे वो इंटीग्रल स्कूल है। इनका एक भाषण हुआ था बड़ौदा में जिसमें उन्होंने कहा था कि स्कूल में 4 तरह के कमरे होने चाहिए। रूम ऑफ साइलेंस, रूम्स ऑफ कोलैबोरेशन, रूम ऑफ साइलेंस जहाँ वो सब शांत बैठें, अपने आप के साथ रहें, कोलैबोरेट करें, टीम में काम करें और उसका आउटपुट निकले। रूम्स ऑफ कंसल्टेशन, जहाँ उनकी मीटिंग्स हो, कंसल्ट किया जाए, और लेक्चर रूम, जहाँ उनको लेक्चर दिया जाए। तो अब ये जो 4 तरह के कमरे हैं वो 4 तरह की गतिविधियां दिखाती हैं। साइलेंस उनकी शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोलैबोरेशन जो आपको दूसरों से जोड़ती है, कंसल्टेशन जो दूसरों से जोड़ती है, साइलेंस आपको अपने से जोड़ती है, और लेक्चर्स जो आपको ज्ञान के बाकी भंडार से जोड़ता है। तो उनका जो इंटीग्रल स्कूल था उसमें 4 तरीके के कमरों की बात थी और उनका कहना था कि इंटीग्रल स्कूल में खेलकूद भी होगी, गतिविधियां भी होंगी, डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, नवाचार भी होगा, और अंततः मनुष्य का जो शरीर है, मन है और उसकी आत्मा है, उसका संपूर्ण विकास होगा। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में देखें तो आपको आइडिया लग गया होगा। वो कह रहे थे कि परफेक्शन ऑफ सोल, क्योंकि जो इंसान की आत्मा जिसका जन्म होता है उसमें कई इम्प्योरिटीज़, इम्परफेक्शंस होती हैं, लेकिन शिक्षा उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है और उनको परफेक्शन की तरफ ले जाता है, और अल्टीमेटली अपना जो आत्म साक्षात्कार है, रियलाइजेशन है, जो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, वो शिक्षा का अल्टीमेट उद्देश्य है। फिजिकल डेवलपमेंट एंड प्योरिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, जो वाइटल अभी हमने डिस्कस किया, लाइफ फोर्स वाला, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो सेंस परसेप्शन है वो और शार्प हों। मेंटल डेवलपमेंट, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की जो चीज़ों की डेवलपमेंट है वो मेंटल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस एंड मोरालिटी, लव, सिंपैथी, जो आपको साइकिक लेवल पे ले जाती है। माइंड, मेंटल डेवलपमेंट के बाद जो हमने चौथा किया था साइकिक, उसमें अल्टीमेटली यही आइडिया था कि जो ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, लव की, सिंपैथी की, उस तरफ ब्यूटी की, उसकी तरफ ले जाने वाला जो है वो साइकिक डेवलपमेंट वाला इलाका है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, चित्त, मनस, बुद्धि और ज्ञान, कॉन्शियसनेस के 4 तलों की बात ये करते हैं। चित्त जो हमारा पैसिव रेसिपिएंट है, मेमोरीज का कलेक्शन है। कई लोग ये अरविंद घोष कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्व जन्म के जो अर्जित संस्कार है, जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, और इस जन्म की भी जो पैसिव स्मृतियां हैं वो चित्त का हिस्सा है। मनस, जिसको आप माइंड प्रॉपर के रूप में समझ सकते हैं, जो रीजनिंग नहीं, जो बेसिकली सेंस परसेप्शन से जो इनपुट आ रहा है उसको ग्रहण करना और उसको समझना और उसका उपयोग करना, वो जो है वो मनस का काम है। बुद्धि जो है उसको एनालाइज करती है, सिंथेसाइज करती है, ऑर्गेनाइज करती है,
उसको अप्लाई करती है वो बुद्धि का रूप है। और ज्ञान आपको पता ही है कि जब उन चीज़ों का हम अपनी मुक्ति और समाज की मुक्ति के लिए जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो चेतना है उसके 4 तलों की बात की गई है, और जो शिक्षा है उन 4 तलों पे काम करती है, चित्त पे भी, मनस पे भी, बुद्धि पे भी और ज्ञान पे भी। फिर इंडिविजुअल और जो उसके आगे कलेक्टिविस्टिक इन्वायरमेंट है उसकी हार्मनी को इंश्योर करना भी शिक्षा का उद्देश्य है, और मूल्यों का विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है अरविंद घोष के अनुसार। उनका एक कोट है जिससे मैं एम ऑफ एजुकेशन वाला सेक्शन कंक्लूड करूंगा। वो लिखते हैं, द चीफ एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू हेल्प द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इन इटसेल्फ विच इज़ बेस्ट एंड मेक इट परफेक्ट फॉर ए नोबल यूज़। इंसान की आत्मा में जो बेस्ट है उसको बाहर निकालना और उसका जो बेस्ट इस्तेमाल है उसके लिए प्रेरित करना ही अल्टीमेटली शिक्षा का उद्देश्य है। आप देखेंगे कि गांधी जी के सिद्धांत गांधी जी के डेफिनेशन से बहुत मैच करता है, टू ड्रॉ द बेस्ट इन मैन, है ना, इंसान के अंदर जो बेस्ट है उसको निकालना। फंक्शंस की जो बात करें तो इंसान के वास्तविक स्वरूप को बाहर निकालता है, इंसान का जो माइंड और स्पिरिट है उसकी शक्ति को बढ़ाता है, ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का विकास करता है, व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वो अपने भूत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य में एक तालमेल बिठा सके, वो एक सही रिश्ते में अपने आप के, अपनी प्रकृति और अपने आसपास की दुनिया, उससे एक सही रिश्ता बना सके, यही शिक्षा का उद्देश्य है। करिकुलम की दृष्टि से देखें तो उनके हिसाब से करिकुलम फ्री इन्वायरमेंट में होना चाहिए ताकि बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभाएं वो निकल कर आएँ, और बच्चे की जो रुचियां हैं उसके आधार पर उनका करिकुलम हो। वो ये भी कहते थे कि पूरी जो जिंदगी है वही एजुकेशन है। सो करिकुलम सिर्फ सिलेबस और टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है, पूरी जिंदगी जो वो किताब है वह करिकुलम है। जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में जो भी सब्जेक्ट्स कंट्रीब्यूट करे वो सब करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन करिकुलम अपने आप में उद्देश्य नहीं है, वो एक साधन है साध्य की तरफ ले जाने का, क्योंकि अल्टीमेटली साध्य क्या है, एक इंटीग्रल पर्सनालिटी को डेवलप करना। इसमें लेजर एक्टिविटी के लिए भी जगह हो, उसमें विद्यार्थियों की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसको मीट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, सब्जेक्ट्स भी ऐसे हों जो उनके इंटरेस्ट का हो, जो उनको मोटिवेट करता हो, लाइफ की क्रिएटिविटी और जो कंस्ट्रक्टिविटी है उसको प्रमोट करता हो और उनके रुचियों के अनुसार हो। उन्होंने सिलेबस को, करिकुलम को उनके हिसाब से अलग अलग स्टेजेस में उन्होंने बांटा था। प्राइमरी स्टेज में वो उनका जो स्कूल है वहाँ अरविंद आश्रम में, उसमें वो मदर टंग इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर, नेशनल हिस्ट्री, आर्ट, पेंटिंग, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, अर्थमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडरी में मदर टंग इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर, अर्थमेटिक, आर्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अब बॉटनी, फिजियोलॉजी, अब देख रहे हैं साइंस के ब्रांचेज यहाँ शुरू हो गए, हेल्थ एजुकेशन, सोशल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, इसकी बात कर रहे हैं। और वोकेशनल लेवल में ये वोकेशनल पे भी इनका बहुत फोकस था, आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, म्यूज़िक, स्कल्पचर, ड्राइंग, कॉटेज इंडस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। टीचिंग मेथड के बारे में हम कहें तो उनके मेथड लव और सिंपैथी, ये 2 कोर वैल्यूज़ हैं। मदर टंग की बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं, बच्चे के अपने अनुभव पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं। और उनके लिए शिक्षा जो है वो छात्र और शिक्षक के बीच एक कोऑपरेशन की भावना के साथ इम्पार्ट करने की बात है। और जो बच्चे की प्रकृति के आधार पर जो बच्चे में डिविनिटी छुपी हुई है, जो लेटेंट गिफ्ट है, छुपे हुए जो शक्तियां हैं माइंड की और स्पिरिट की, उन शक्तियों को जागृत करना ही अल्टीमेटली जो शिक्षा का उद्देश्य के रूप में उन्होंने देखा है। तो उनके हिसाब से विधियां वैसी होनी चाहिए जो इनको बाहर निकाल सके। एक फ्री इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पर बच्चा अपने एफर्ट से, आपको याद होगा कि जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे है, तो आप देख रहे हैं कि अरविंद घोष ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फ्रेज़ नहीं यूज़ किया, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है, पेडागॉजिकल फिलॉसफी है, टीचिंग लर्निंग की फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ ही इशारा कर रही है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको अरविंद घोष के शैक्षणिक दर्शन के साहित्य में
3 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है उसको कहते हैं नथिंग कैन बी टॉट बट एवरीथिंग कैन बी लर्न। वो ये कह रहे हैं कि टीचर जो है वो गाइड है, टीचर सिर्फ मेंटर है, और टीचर का काम सिर्फ सजेस्ट करना है, ना कि इम्पोज करना है। तो पहली बात ये कि नथिंग कैन बी टॉट, कुछ फोर्स नहीं किया जाना है, लेकिन ऐसी स्थितियां बतानी है सो दैट एवरीथिंग कैन बी लर्नड। दूसरी बात कह रहे हैं द माइंड हैज टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ। यहाँ पर 8 आ गया है, एक्चुअली यहाँ पर ये ब्रैकेट की शुरुआत होनी चाहिए थी। Hammering the child into the shape desired by the parents and teacher is an act of barbarous and ignorant superstition। बहुत हार्श वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बोलते हैं कि पेरेंट और जो टीचर है वो बच्चे को एक खास तरीके के इंडिविजुअल के रूप में ढालना चाह रहे हैं, पीट पीट कर ढालना चाह रहे हैं। ये क्रूर एक्ट है, एक अज्ञान का ये परिचायक है। तो वो बोल रहे हैं कि बच्चा जो करना चाहे, जो उसके हिसाब से उसको किया कर देना चाहिए, अदरवाइज हम उसकी आत्मा के साथ गलत कर रहे हैं, उसकी जो मूल प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये क्रूर है, ये घिनौनी हरकत है, और वो तो कह रहे हैं कि ये पाप है या आपराधिक गतिविधि है। तो बच्चे के माइंड को कंसल्ट किया जाना ज़रूरी है उसकी ग्रोथ में, क्योंकि वो किस दिशा में कैसे जाना चाहता है। उनको पीट पीट कर एक ख़ास चीज़ के लिए तैयार करना, वो कह रहे हैं कि न केवल ये क्रूर है बल्कि ये अपनी अज्ञानता का भी परिचायक है। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, फ्रॉम द नोन टू अननोन। आपको ये मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की तरह लग रहे हैं, बट उनका आइडिया ये है कि हर व्यक्ति की जो मूल प्रकृति होती है उसमें उसकी जो पिछले जन्मों की यात्रा है, उसकी हेरिडिटी, जिस वातावरण में वो रहता है, जिस राष्ट्र में रहता है, जिस मिट्टी से उसके अन्न आते हैं, जिस हवा में वो सांस लेता है, जो वो आवाज़ें सुनता है, दृश्य देखता है, जिन आदतों में वो पड़ा हुआ है, वो सब मिलकर उसकी मूल प्रकृति बनाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं नियर टू फार का मतलब ये है कि पहले हम अपने आप को, अपने वातावरण को, अपने देश को समझें, फिर जो बाहर की चीज़ें हैं हम उसकी तरफ जाएं। जिनको हम जानते हैं उससे जिनको हम नहीं जानते हैं उन तक ले जाएं। तो उनके लिए ये सेंस था नियर टू फार और नोन टू अननोन का। तो ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। टीचर के रोल, जैसा मैंने कहा, इंस्ट्रक्टर का नहीं है, टास्क मास्टर का नहीं है, हेल्पर और गाइड का है। उसका काम सजेस्ट करना है, उसका काम थोपना नहीं है। टीचर की भूमिका इंपॉर्टेंट है बट सेंट्रल नहीं है। इनकी स्कीम में जो सेंट्रल है वो बच्चा ही है, न कि शिक्षक। शिक्षक के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है। शिक्षक का जो काम है वो विद्यार्थी कैसे सीख सकता है, उनके अंदर की जो आँख है उसको जिंदा करना, ताकि जो उसकी मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सकती है, उसका व्हीकल उसके खुद के अंदर है। शिक्षक का काम ये रियलाइज़ करवाना स्टूडेंट्स को कि जिन आँखों से उसने अपने आप को, दुनिया को देखना है, वो आँखें उसके अंदर ही हैं। यही उनके हिसाब से शिक्षक की भूमिका थी। शिक्षक का काम ये था कि जो उनका असली शिक्षक है वो विद्यार्थी के अंदर ही है। आप इस पंक्ति में आप देख रहे होंगे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, एडुकेंट। एडुकेंट उनका जो मतलब था वो लर्नर या स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो शब्द है उनकी राइटिंग में बार बार आया है। तो एडुकेंट आप जहाँ भी देखें तो इसका मतलब स्टूडेंट्स है। तो उनके हिसाब से शिक्षक का एक महत्वपूर्ण काम ये है कि वो विद्यार्थियों को रियलाइज़ कराए कि जो रियल टीचर है वो उनके खुद के अंदर बैठा हुआ है। हर विद्यार्थी के अंदर के टीचर से मिलवाना ही रियल टीचर की भूमिका है, अकॉर्डिंग टू अरविंद घोष। फिर ये कह रहे हैं कि शिक्षक का काम, जैसा मैंने पहले कहा प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में, कि अपनी ओपिनियंस को थोपना नहीं है और विद्यार्थी उसको पैसिवली एक्सेप्ट कर लें, वो उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इनके सिद्धांतों को, जैसा मैंने कहा कि जो मदर थी उन्होंने उनको और रूप दिया, उनके आधार पर यदि देखें, क्योंकि वो तो शिक्षक जो है वो एक संत होना चाहिए, साथ में एक नायक भी होना चाहिए। संत इसलिए ताकि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाए, नायक इसलिए ताकि सामाजिक परिवर्तन के लिए उनको प्रेरित कर सके। एक अच्छा योगी होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक होने के लिए। उसको एब्सोल्युटली डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन पूर्ण उसका खुद का जीवन होना चाहिए, उसकी खुद की पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, तभी वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन दे सकता है। और एटीट्यूड उसका प्रॉपर होना चाहिए शिक्षा के प्रति और अपने विद्यार्थियों के प्रति। और टीचर जो इनके हिसाब से जो खुद अपने अंदर एक शांत चित्त जिसका नहीं है, जिसमें सहनशीलता नहीं है, और जो अपने आप को धोखा दे रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है,
वो कहीं नहीं पहुंच पाता। शिक्षक अपनी ईगो को ख़त्म कर ले, अपने माइंड को मास्टर करे और मनुष्य की प्रकृति के बारे में एक इंसाइट डेवलप करे। और शिक्षक के लिए नॉलेज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एटीट्यूड है। और शिक्षक, रियल शिक्षक वो है जो अपने विद्यार्थियों जैसे उसके विद्यार्थी ग्रो कर रहे हैं उसी तरह से उनके साथ वो भी ग्रो कर रहा हो। उनकी बहुत फेमस लाइन है, इफ़ ए टीचर इज़ टू बी रिस्पेक्टेड ही मस्ट बी रिस्पेक्टेबल। क्योंकि वो शिक्षक है, इतने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, तभी वो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट। इनके शैक्षणिक सिद्धांतों से जुड़े हुए अन्य चीज़ों को हम अगले वीडियो में कंक्लूड करेंगे।